ये भी हमने कर लिया था, ये भी हो गया था। ये था लास्ट टाइम जो वहाँ पे हम थे। क्या फर्क था पहले और दूसरे में? सवाल ये था वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए बेसिस फॉर आर क्यूब। तो दोनों नहीं थे। रीजन ये था कि पहले में 2 में नहीं आ गए थे, दूसरे में 2 लेस आ गए। ये कह दें बस। हाँ, ओके, ऑलराइट। अच्छा ठीक है, ये 7 से हमने शुरू करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये काम हम कर चुके हैं पहले, लेकिन जस्ट एज ए रिव्यू ले रहे हैं इसको। ठीक है। आइडिया इसमें यही है कि जो मैट्रिक्स ए होती है ना, ए, इट इज वेरी यूजफुल, राइट? यू कैन हैव टू मेनी थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम ए। कॉल ए भी है, नल ए भी है, और सिस्टम भी सॉल्व हो रहा है, डिटर्मिनेंट भी आ रही है, सो ऑन। तो आज की तारीख में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? बेसिस निकालना चाह रहे हैं किसकी? नल ए की। तो ठीक है, नल ए सिंपली यही होता है ना, ए के साथ आपने 0 वेक्टर रखा, ठीक है, और उसके बाद अच्छा रखा तो यहाँ पे था ना 0 0, ठीक है। तो इसमें पता नहीं कितने 3 4 या 5 ऑपरेशन किए होंगे आपने, ठीक है, इकोलोन फॉर्म में लाने के लिए, बल्कि रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में। तो आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो पहली इक्वेशंस है, पहले तो आप ये समझ लेना कि इसमें पिवट कॉलम कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 और ये जो 4 और ये जो 5 है, ये नहीं है पिवट कॉलम। तो यही फ्री वेरिएबल्स होंगे। जो कॉलम्स पिवट नहीं होते हैं ना, उनके वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? फ्री वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री वेरिएबल्स हो गए। अब क्या करना है? अब आपने ये करना है कि नॉन फ्री को इन टर्म्स ऑफ फ्री लिखना है। तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, पहली रो, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी रो जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने देखा कि दोनों में क्या आ रहे हैं? 2 3 2 4 एंड 5 आ रहे हैं। ये सारा काम हम कर चुके हैं, इसलिए जरा जल्दी चलते हैं। तो x1 x2 इसके बराबर आ गए। यहाँ से हमने क्या काम किया कि x2 को जब हम आउट लेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ से -2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, बाकी कहीं नहीं है x2, तो 0 आ गए। फिर हम x4 पिक करेंगे, तो यहाँ से -13 आएगा, यहाँ से आपके पास 6 आएगा, तीसरी पोजीशन में, चौथी पोजीशन में 1 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। हो गया भाई ने, इनको तो हटाओ भाई। अच्छा, फिर उसके बाद सेम इज स्टोरी विद x5। तो अब आपने देखा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना, असल में ये बराबर इसके भी है, इसने लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों तकल्लुफ कर रहा है। यही हमारा x है, विच इज, इस केस में क्या है, कितने कंपोनेंट्स हैं? x1 से लेकर x5। इसका मतलब है एवरी x विच इज ए पार्ट ऑफ नल कैन बी रिटन लाइक दैट। सवाल ये नहीं था, सवाल वो था बेसिस फॉर नल। लेकिन जाहिर है कि बेसिस निकालने से पहले सोल्यूशन तो आए ना, फिर ही बेसिस आएगी ना। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब इसमें ये जो वेक्टर्स है ना, जिसको आप कोई भी नाम दे दें, u v w, ये हम पहले भी एक दफा प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये जो इटसेल्फ शो कर रही है कि ये 3 वेक्टर्स स्पेस को जनरेट भी कर रहे हैं, तो यही तो बेसिस होती है। ऐसा सेट जो इंडिपेंडेंट हो और जो स्पेस को जनरेट कर दे, यानी इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैनिंग भी हो। तो इस u1 uvw में खास बात है कि ये सारे काम कर रहे हैं, राइट। तो लिहाजा ये वेक्टर्स जो है ना uvw, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? इस नल स्पेस की बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। कोई शक है यार? क्या हो गया है? तो बहुत पुरानी कहानी है। अगर इसको मैं इंडिपेंडेंसी शो करना चाहूं तो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? मैं यही लिखूंगा ना, और फिर शो करूंगा कि x2 x4 और x5 सिर्फ और सिर्फ क्या है? 0। आप इन नंबरों को देख लें, यहां से क्या पता चलेगा आपको कौन सा वेरिएबल 0 होगा? x2। अगर आप इन नंबरों को देखेंगे तो कौन सी चीज 0 नजर आएगी? नहीं भाई, x5।
इनको देखेंगे तो x4 नजर आएगा। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। ये आ गया राइट। तो ये वही है जो कंक्लूजन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, यही कंक्लूजन निकाला था ना कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं u v w, ये स्पैनिंग भी हैं और ये इंडिपेंडेंट भी हैं। दो चीजें होती है ना क्या, एक स्पैनिंग और एक इंडिपेंडेंट। तो u v w क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस फॉर नल ए। कहते हैं जो टेक्निक हमने यहाँ यूज की है ना, ऑलवेज वर्क करेगी। इसलिए करेगी कि हम नल सिस्टम को इक्लोन में नहीं लाके छोड़ते, रिड्यूस इक्लोन में लाते हैं। तो जैसे आप रिड्यूस इक्लोन में लाएंगे और फ्री वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन अलग कर लेंगे, तो उसके जो 7 वेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे, कितने बजे आएंगे, बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये वाली कहानी जो है ना, ये वही पुरानी है कि अगर कोई सेट जनरेट कर रहा है किसी भी स्पेस को, लेकिन वो सेट डिपेंडेंट है, तो आप उसमें से एक इंडिपेंडेंट सेट निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 वेक्टर्स हैं 1 2 3। आपको पता है कि R2 की बात हो रही है, तो यकीनन ये सेट जरूरत से ज्यादा है, कोई ना कोई एक चीज क्या हो जाएगी और मतलब डिस्कार्ड की जा सकती है। तो उसके लिए तरीका यही होता है कि आप ये काम करो, क्या काम करो भाई, ये जो नजर आ रहा है ये काम करो। यानी कहने का मतलब है कि आप सपोज कर लो कि मेरा एक वेक्टर x है जो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। लेकिन जब आपने गौर से देखा, आपने कहा कि भाईजान ये जो v3 साहब हैं, ये जो v3 हैं, इनको तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा v3 ये v1 v2 के कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये v1 और ये v1 एक साथ लिख लो। क्या लिखूं यहाँ पे, c1 प्लस 2c3, और दूसरे वाले को क्या लिखूं मैं, c2 प्लस 3c3। इसका मतलब है जो 3 से जनरेट हो रहा है ना, वो 2 से भी हो रहा है, तो दोनों ही स्पैनिंग सेट है। मतलब है 1 2 3 भी स्पैनिंग सेट है और 1 2 भी स्पैनिंग सेट है। लेकिन जाहिर है 1 2 इज मोर एफिशिएंट। लेकिन इसको फर्दर रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकते कि क्लियरली v1 एंड v2 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बस यहाँ एंड हो गया। ठीक है, तो लिहाजा स्पैन 1 2 3 इज द सेम एज स्पैन 1 2। यहाँ पर सर मैं यही बता रहा है, एक जनरल आइडिया होता है ना कि अगर कोई स्पैनिंग सेट है, या तो वो इंडिपेंडेंट होगा तो खुद ही बेसिस बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई किसी 2 या 3 पे डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ पे v3 कर रहा है, तो आपने v3 को क्या कर दिया, निकाल बाहर कर दिया। ओके, दिस इज द वे टू हैव ए एफिशिएंट सेट। अच्छा जनाब, ओके। अच्छा, ये अब वो जो भी हमने काम किया है ना, ये बस उसको मतलब ऑफिशियली बता रहा है आपको। देखिए पिछले केस में क्या हुआ था, हमने कितने वेक्टर से शुरू किया था, 3। ठीक है, और 3 से कहां पहुंचे थे, बास केसेस में ऐसे भी तो हो सकता है 2 से 1 में भी पहुंच सकते हैं ना। लेकिन एक और भी केस है, 1 से 0 पे भी पहुंच सकते हैं। वो कौन सा केस हो, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 3 2 1 क्या शो कर रहे हैं, वेक्टर्स इन स्पैनिंग सेट। ठीक है, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में ये जो 2 था, ये दोनों चीजें शो कर रहा था, स्पैनिंग भी और बेसिस भी। हो सकता है कि तीनों वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, तो एंड में एक बचेगा। लेकिन ये वाली सूरत हाल कब आएगी, ये जो स्पेशल केस है। पहली तो बात आप ये सुन लें, जब 0 आएगा तो 0 तो डिपेंडेंट होता है ना। इसका मतलब है 0 वाली चीज तो बेसिस तो बनेगी नहीं कभी। इसका मतलब ये होगा कि असल में मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई वेक्टर स्पेस हो ना, इसकी बहुत सारी सब स्पेसेस हो सकती हैं। 2 खास होती हैं, एक इटसेल्फ और एक 0। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हम इस पे कर रहे हैं।
कि अगर H जीरो नहीं है, जीरो नहीं का मतलब ये है कि सिर्फ जीरो नहीं है, जीरो तो खैर हर केस में होता है ना यार, जीरो के अलावा भी बहुत कुछ है, तो फिर आपको बेसिस मिल जाएगी 3 से 2, 2 से 1। लेकिन अगर आपकी जो बेसिस है उसमें है ही सिर्फ जीरो, वो फिर कहाँ की बेसिस भाई, फिर तो बेसिस ही नहीं है, फिर ये मतलब फिर तो कुछ काम ही नहीं करेगा। सीधा सीधा आपको लिख देना है कि साहब दिस इज ए ट्रिवियल सब स्पेस, देयरफॉर इट हैज नो बेसिस। तो बी पॉइंट इसीलिए है कि अगर एच नॉट जीरो है तो ये काम हो जाएगा, 3, 2, 1 कहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर एच जीरो है तो फिर नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर बेसिस ही नहीं होगी उसकी, right? One of the vector is a linear combination of the remaining, then the set form from S by remaining still span H। यानी अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, साइकिल करते चले जा रहे हैं, 4 से 3, 3 से 2। जरूरी नहीं कि जबरदस्ती एक पे जाएं, पहले 2 को देख लें अगर वो डिपेंडेंट है तो आगे जाएंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट तो कहानी वहीं खत्म हो गई। ठीक है जी। तो ये पॉइंट अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, हालांकि बहुत सिंपल पॉइंट है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये वो स्पेस के लिए कर रहे हैं जिसमें जीरो के अलावा भी कुछ है। क्या नहीं, 1 से 0 वो इसलिए नहीं आ रहा कि ऐसा होगा नहीं, जब आपके पास स्पेस में सिर्फ ये होगा ना, इसमें पता क्या होगा, जरा गौर से सुने, इसमें होगा ये, अगर आपके पास 10-12 वेक्टर्स दिए भी गए हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हम इसको जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें एक जीरो भी होगा उसमें एक क्या होगा, जीरो भी होगा, और वही आखिर में बचेगा जाके। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेस जीरो हो और ओरिजिनल कलेक्शन में जो है ना आपके पास जीरो वेक्टर ना, और आप कहेंगे साहब ये जो जीरो वाला है ये इसकी वो स्पैन है। खैर स्पैन तो वो हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकता, बेसिस नहीं हो सकता। वैसे मेरे ख्याल है वो स्पैन भी नहीं हो सकता, थोड़ा सोचो क्यों नहीं हो सकता वो स्पैन भी। मैंने क्या कहा है कि अगर h सिर्फ जीरो है ना तो नहीं, देखें अगर h जीरो है ना तो स्पैन में अभी मैंने कहा था ना जीरो के अलावा भी कुछ होगा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट थी। इसलिए होगा कि स्पैन में हम तो इसमें उलझ के रह गए ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इससे ऊपर भी तो एक कंडीशन है भाई, स्पैन में वो वेक्टर्स लें जो h को बिलोंग कर रहे हो, बाहर से लाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जब उसमें है ही जीरो h में, तो फिर वो जो कलेक्शन है उसमें क्या होगा, सिवाय जीरो के कुछ हो ही नहीं सकता। अक्सर आदमी आगे चला जाता है ना, बड़ी वो क्या कहता है बुकराती मार रहा होता है वो फंडामेंटल भूल जाता है तो यहाँ पे हम उसमें खो गए थे कि इसमें स्पैनिंग और बेसिस। तो ये तो देखो भाई कि अगर सिर्फ जीरो है तो कोई भी स्पैनिंग होगा उसमें सिवाय जीरो के कुछ होगा ही नहीं। ओके जी, राइट। ओके अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक बेसिस कर रहे हैं ना, लेकिन हमने ज्यादा जोर किस पे दिया था, नल पे दिया हुआ था। किस पे दिया हुआ था, नल पे। ठीक है, इस कॉल को हमने जरा लिफ्ट नहीं कराई थी, राइट। तो कॉल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी भी क्या निकालें हम, बेसिस निकालें। अच्छा जी, मैं खाली इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा वरना मसला हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है, चलो अब ठीक है। देखें जब हम नल की बातें कर रहे होते हैं ना, जब हम किसकी बातें कर रहे होते हैं, नल की, तो उसके लिए हमें ज्यादा काम करना होता है। इसलिए कि जब हम कहते हैं ना कि नल की बेसिस, तो भाई पहले सोल्यूशन सेट तो निकालो, फिर निकलेगा ना। तो सोल्यूशन के लिए क्या करते थे आप, ए के साथ जीरो लगाते थे, राइट में जीरो वेक्टर, रिड्यूस से कोलोन में ले जाते थे, फिर क्या करते थे, फिर नॉन बेसिक को इन टर्म्स ऑफ, सॉरी बेसिक को इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक, यानी इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखते थे। फ्री वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन अलग करके जो बचता था वो बेसिस होती थी, वो बेसिस भी होती थी और वो स्पैनिंग भी होता था। देखिए हर स्पैनिंग बेसिस नहीं होती, लेकिन हर बेसिस स्पैनिंग होती है। मजे की बात है कि कॉल ए में तो स्पैनिंग सामने नजर आ रही होती है। What is the definition of call A? It is a linear combination of these four vectors. यही तो कॉल है। अब सिर्फ देखना ये है कि ये जो स्पैनिंग सेट आ गया जो कि ए के कॉलम का ही है, सिर्फ ये देखना है कि भाई ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये डिपेंडेंट है तो एक बाहर
फेंक देंगे खिड़की से उठा के, बाकी 3 रह जाएंगे, फिर उनको चेक करेंगे, अगर एक और निकल गया तो फिर 2 को चेक करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन इसमें वो नल वाली बात नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि इसके अंदर ओरिजिनली 4 वेक्टर मौजूद हैं जो नॉन जीरो हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसमें कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे आप, यानी 4 होगा, या तो ये चारों क्या फॉर्म कर रहे होंगे बेसिस, या कोई से 3 या कोई से 2। अब उसके लिए एक तरीका तो यह है कि साहब आप जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन बड़ा कम्बरसम है, कैसे करते हैं 4 वेक्टरों को चेक, कैसे करते हैं डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? वही लिखते हैं ना, C1 फर्स्ट वेक्टर, C2 सॉल्व करते हैं, और अगर उसमें एक भी नॉन जीरो आ गया तो फिर हम क्या लिखते हैं, डिपेंडेंस रिलेशन लिखते हैं, तो फिर वो डिपेंडेंस वालों को बाहर फेंक देते हैं, बाकी 3 में फिर वही काम करते हैं। लेकिन एक और तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जरा आप देखें क्या है। इस तरीके में एक और खास बात भी है कि इस तरीके में जो हम कर रहे हैं ना, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। कौन से? नल ए का भी बेसिस आ जाती है और कॉल ए का भी। देखें, नल ए के लिए हम यही कर रहे थे ना कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, असल में वही मैट्रिक्स है जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखी है, कोई डिफरेंट नहीं है, वही मैट्रिक्स है। पहले नल ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, कॉल। तो हम 0 लिखकर यहाँ पर आ गए थे ना, अगर याद हो आपको, तो यहाँ से हमने फिर वो कर लिया था कि ये फ्री है, फलाना है, धमाका है, राइट। तो वही काम अब भी होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए ना कि कॉल ए की बेसिस निकालो, नल ए की, तो आपने डबल काम नहीं करना, बल्कि आपने पहले काम यहीं से शुरू करना है, कॉल ए से। इसलिए कि कॉल ए के साथ 0 वेक्टर है ना, तो जब नल की बात आएगी तो हम सिंपली लास्ट कॉलम को भूल जाएंगे कि ये है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो दोनों काम एक ही पिवटिंग से हो जाएंगे। अच्छा, आप सुने, अभी जो मैं लिख तो दिए ना, लेकिन मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि ये तो उसके लिए है ना, नल के लिए। सो लेट मी गेट रीड ऑफ दिस। चले सारे ही साफ कर देते हैं। ओके, तो जनाब हमने क्या करना है, अब कंसंट्रेट करते हैं कि इस पे, कॉल ए पे। देखिए, मेरा ख्याल है बात फिर वहीं आ रही है, कॉल ए के अंदर भी नल ए छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? अगर मैं वो ट्रेडिशनल बात करूं ना आपसे कि मैं साहब इसको इस तरह से देखूंगा, C1 A1 प्लस C2 A2 इक्वल टू 0 करके ही करूंगा ना सॉल्व। तो अगर C1 C2 C3 जो है वो सारे 0 आ गए तो वो डिपेंडेंट नहीं, सॉरी, इंडिपेंडेंट हो जाए, अदरवाइज डिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, बात वही है, लेकिन कंसेप्चुअली हम पता क्या कर रहे हैं, हम बजाय इसको सॉल्व करने के ना, हम एक और एंगल से देख रहे हैं इसको, डिपेंडेंसी को। वो एंगल देखें कैसा बड़ा मजेदार है। ये तो आगे बात समझ में आ गई ना, आप यहां से शुरू करेंगे, मेरा तो नहीं 4 ऑपरेशन होंगे या 3 होंगे, आप यहां पहुंच जाएंगे। ये क्या है? रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। इन कॉलम से मिलती भी, मतलब ये जो कॉलम है ना, जो रिड्यूस इकोलोन है, इस पहले कॉलम को आप नाम दे दें B1 का, दूसरे को B2, B3, B4। इसका मतलब है हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गई है B। ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है? B। और ये वाली कौन सी थी? A। इसीलिए इसके अंदर कहीं इक्वल नहीं लगाया। देखें, ये जो लिखा जाता है ये इसलिए लिखा जाता है इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क पता क्या? थोड़ा सा ही होता है। इक्वल में तो ये होता है कि हर चीज एक जैसी है, इक्विवेलेंट में होता है कि सम थिंग्स आर कॉमन, सम आर नॉट। तो वो जो समथिंग कॉमन है ना, उसको हम देखेंगे, हम बी में देखेंगे कुछ, और वो हमें ए में भी वही नजर आएगा। तो जरा गौर से देखो, क्या ये आसान नहीं है इस बी के बारे में स्टेटमेंट देना कि कौन किसका मल्टीपल है, कौन किसका मल्टीपल है? हाँ, तो बस यहाँ बता दो ना, यहाँ पे क्या लिखूं? ये वही तो है जो आप कह रहे हो। B2 जो है बराबर किसके? 2B1 के। अच्छा, अब इधर नीचे आओ, इसी के नीचे ये कैसे कह रहा है कि B4 बराबर 4B1 प्लस 5B3? बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक और मतलब समझे, देखें, ये जो कंक्लूजन है ना बी पे, ये सिर्फ जब ड्रॉ कर सकते हैं जब रिड्यूस इकोलोन में आएगी मैट्रिक्स। इकोलोन से भी नहीं कर सकेंगे आप ड्रॉ। मस्ट बी केयरफुल कि क्या हो रहा है। क्या करोगे? रिड्यूस इकोलोन। देखें, अगर ये कोलोन में आती तो ये जो 2 1 नजर आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ 4 हो, 3 हो, और वो जो एक ऊपर 0 नजर आ रहा है 2 और 4 के दरमियान, वो अगर 10 हो, फिर भी एक कोलोन तो होगी ना। लेकिन वो भी नजर नहीं आएगी। ये वाली चीजें कौन सी? B2 इजिकल टू 2B1। तो याद रखे क्या करना है, कोलोन में नहीं, रिड्यूस कोलोन में ले जाना।
अब मजे की बात है, तो वेरी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंट है, नॉट एवरीथिंग इज कॉमन। नजर आ रहा है A1 कुछ और है, B1 कुछ और है, लेकिन समथिंग आर कॉमन। वो कॉमन पता क्या है, जो डिपेंडेंसी रिलेशन B में होता है वही A में होता है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, समराइज कर दी पूरी बात, कि उसमें देखना मुश्किल होता है ए में कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बी में बहुत आसान होता है, राइट। तो अब जो चीज बी पर वैलिड है वही ए पर वैलिड है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंसी पैदा कर रही हैं ए के अंदर, उनको बाहर कर दो। बी को ना देखो यार, अब ए को देखो। नहीं, सबसे पहले तो आप ये कहो कि या तो A2 को बाहर कर दो या A1 को कर दो, एक ही है ना। लेकिन चूंकि हमने जैसे लिखा है तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि हमारा A2 जो है वो क्या है, A1 पे डिपेंड कर रहा है, तो हम A2 को बाहर कर देते हैं पहले। चलो भाई A2 साहब आप तो जाओ, आपके बगैर भी काम चल जाएगा, ये कहने का मतलब है। फिर हमने नीचे वाले को देखा, हमने कहा कि ये जो हमारा A4 है ये A1 और A3 पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कहा A4 साहब आप भी चले जाओ, इसलिए कि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे वही कंट्रीब्यूशन हम A1 और A3 से ले लेंगे। चलिए अब बाकी क्या रह गया, 1 3। तो अब इसमें क्या हुआ, अब वो याद रखें, 4 से हम 3 पे गए थे जब मैंने A2 को गुड बाय कहा था, अब 3 से मैं 2 पे आया हूं जब मैंने A4 को गुड बाय कहा। लेकिन अब सवाल है कि क्या A1 A3 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं आप? इसलिए नहीं कर सकते कि अगर रिड्यूस कर सकते तो यहां पर एक चीज आती B3 इज इक्वल टू B1, वो नहीं है। वो वैसे भी अब नजर आ गया ना यार, A1 और A3 एक दूसरे का मल्टीपल इसलिए नहीं हो सकते कि वो A3 में 0 है, उधर 1 है। तो अगर आप A3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 नहीं जनरेट हो सकता, A1 वाला ना 4 जनरेट हो सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है कि B1 एंड B3 आर नॉट मल्टीपल, ये उसी को शो कर रहा है। क्योंकि B1 B3 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, लिहाजा A1 और A3 भी मल्टीपल नहीं है, लिहाजा A1 A3 क्या है, इंडिपेंडेंट है, लिहाजा आपके पास बेसिस आ गई। किसकी बेसिस आ गई, कॉल ए की। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अब इसको देख लें आप, ऑन ए मैट्रिक्स डू नॉट इफेक्ट द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग द कॉलम्स। ये वही मैंने बात कहा ना, इक्विवेलेंस में कुछ चीज प्रिजर्व होती है, तो ये जो रो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को चेंज नहीं कर सकते, एंड में आपको नजर आ जाता है आसानी से, लिहाजा वही चीज आप क्या कर देते हैं, ओरिजिनल पे अप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई कॉल ए और नल ए निकालो, तो आपने स्टेप एक ही लेना है, मतलब है दोनों केसेस में क्या करना है, रिड्यूस एकोलोन फॉर्म। ऑलराइट, चले आ गया, ओके जी। तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड इसीलिए है कि ये जो कंसेप्ट है ना कि बी से हम ए के बारे में डिडक्शन कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब ये वो बॉटम लाइन ही आ गई कि स्पैन A1 A2 A3 A4 इज इक्वल टू स्पैन A1 A3 and A1 A3 is a basis of call A because they are independent. जी बोलो बोलो। देखें यही तो हो गया, ये बहुत वो कहते हैं ना भटका हुआ जीनियस हो गया अब ये असल मसला क्या है, असल मसला तो ये है भाई, अगर आप B1 B2 कह रहे हैं तो आप जरा मुझे एक सवाल दें मैं भी आपसे पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं B1 B2 है तो भाई B1 का जो है उसके तो आखिरी एलिमेंट B1 के भी जो है ना वो 0 है, और सॉरी बी क्या लिखा है ये, B1 के भी आखिरी एलिमेंट 0 है, B3 के भी आखिरी एलिमेंट 0, तो वो 4 3 कहां से जनरेट होंगे? कॉल का क्या मतलब है, कॉल का क्या मतलब है, जो ओरिजिनल 4 कॉलम है उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर आप बेसिस ये बना दोगे तो वो जो आखिरी 0 आखिरी नॉन 0 नंबर है वो कहां से जनरेट होंगे? तो एक कॉमन मिस्टेक है, आप नहीं करते, हर कोई करता है। अगली स्लाइड में इसने वार्निंग भी लिखी है कि व्हेन यू डू दिस द बेसिस इज नॉट कॉलम्स ऑफ बी, बेसिस आर कॉलम्स ऑफ ए, लेकिन आइडिया कहां से लिया जा रहा है, बी से याद रखें जो जुमला मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट का मतलब है कुछ चीजें प्रिजर्व होंगी कुछ प्रिजर्व नहीं होंगी। तो प्रिजर्व क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, लेकिन एक्चुअल चीज प्रिजर्व नहीं है। ओके इसीलिए तो मैंने कहा था ना, ये मैंने आपसे कहा भी था कि इस पे तवज्जो फरमाइए, इट्स नॉट रिटन इक्वल। ओके आगे चलते हैं। ओके
अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं जनाब? ऑलराइट, अच्छा ये देखें, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, यकीनन ये 3 वेक्टर्स जो हैं वो अगर आप इसके सारे लीनियर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो एक सब स्पेस को जनरेट कर रहे होंगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें उस सब स्पेस की बेसिस चाहिए। तो ये 3 वेक्टरों का स्पैन और कॉल ऑफ ए सेम होते हैं ना, आपको याद है ना, दोनों चीजें एक होती हैं। तो हमने कहा हम कॉल ए पर ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, इसको हम इकोलोन फॉर्म में ले जाएंगे और देख लेंगे साहब बी में क्या रिलेशन है, वही ए में होगा। तो यहाँ पे भी वही नजर आ रहा है कि जेंटलमैन V2 को कहो भाई गुड बाय, सिर्फ क्या बचेगा B1 और V3। लेकिन B1 B3 बेसिस नहीं होगी, बेसिस वही होगी V1 V3, V1 V3। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 -3 और 3 6 9, ये बेसिस हो, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें, अब जब B हो जाता है ना तो हम कहते हैं यार ये तो हमें नजर आ रहा है, हालांकि नजर अब आया है। अब आप देख लें उसको, V1 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका V2 आ जाएगा। देख लें, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको फर्दर नहीं आप कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपके पास 2 पिवट एलिमेंट्स है ना, तो 2 ही एलिमेंट्स बचेंगे किसमें? बेसिस में। पिछले केस में भी 2 ही बेसिस, 2 बचे थे। कौन से? पिवट एलिमेंट। अच्छा, इसका मतलब एक और चीज आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि अगर हम ए को दोनों चीजें कैलकुलेट करना चाहें, कॉल ए बी और नल ए बी, तो दोनों की बेसिस वेक्टर्स हमें दोनों के पता है। कैलकुलेशन को छोड़ दें, कहाँ पता हो जाते हैं दोनों? जब ये रेड्यूस इकोलोन में आ जाए। कौन सा नंबर बेसिस कॉल ए के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर, वेक्टर नहीं, नंबर ऑफ वेक्टर्स को, और कौन सी इंडिकेशन नल ए के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है? मतलब है हाउ मेनी नंबर्स। एक्चुअल वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं हाउ मेनी। कैसे पता चलेगा? जब आप इकोलोन फॉर्म में आ जाएंगे, रेड्यूस इकोलोन में। नहीं, बेसिस तो बहुत सारी होती हैं, एक बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे? एग्जैक्टली देखें यहाँ पर कितने हैं, 2 पिवट्स एलिमेंट है ना, तो बेसिस में 2 ही होंगे। नल उल्टा चलता है, कितने नॉन पिवट है? याद है पिछले केस के अंदर क्या हुआ था? हाँ, वो हमने दोनों सवाल किए थे ना पिछले में, नल भी निकाला था, कॉल भी निकाला था। उसमें 3 जो थे ना नॉन पिवट एलिमेंट्स थे, तो लिहाजा उसमें 3 वेक्टर्स थे। नल की बेसिस में 2 पिवट थे, तो लिहाजा 2 होंगे। अब एक्चुअल कैसे निकालना है, वो और भी आसान हो गया है कि जब आप बी में आ जाएंगे तो कॉल तो वैसे ही आ जाएगा फटाफट। बी नहीं आएगा, लेकिन बी के करस्पॉन्डिंग वेक्टर आ जाएंगे। नल के लिए थोड़ा सा काम करना, वो भी ज्यादा नहीं, इसलिए कि असल काम तो ये होता है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू रिड्यूस इक्वल। उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट करनी होती है कि आप फ्री बाहर निकालो, उधर ले जाओ, कंट्रीब्यूशन अलग करो, उधर से डिफरेंट स्टोरी। ठीक है जी। अच्छा चलें इसी की बात कर लेते हैं। इसी की एक मिनट, आप उल्टा क्या गए? कॉली के लिए तो डिपेंडेंसी रिलेशन देख रहे हैं, नल के लिए कहाँ देखा था? नल की तो सिर्फ हमने वहां लाके छोड़ दिया था कि ये रिड्यूस इक्वल फॉर्म आ गई। आगे तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था। अगर आगे सोच लेते तो वो यही था, कौन सा? कॉल वाला बिजनेस। कॉल के लिए यही करना है ना डायरेक्ट, लेकिन नल के लिए क्या करना है? थोड़ा काम करना है। तो मैं आपसे करवा रहा हूं ना, इसी ए का नल बताओ। बहुत आसान है, सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। नल नल देखिए, ये है ना, ये एक ए लिखी हुई है ना। आपने जो काम किया है वो बेसिकली ए का कॉल निकाला है, लेकिन ये अलग बात है कि ए का कॉल भी इन वेक्टरों को क्या करेगा, इनसे जो स्पेस जनरेट हो रही है उसकी बेसिस होगी। तो अब मैं ये कह रहा हूं ना कि ये जो ए है इसका मुझे आप नल बताओ ना, नल बेसिस ऑफ नल ए। तो क्या हो गया यार? तो भाई ये x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है ना, इसका मतलब है यहाँ पे 0 वेक्टर लगाओगे, वो 0 वेक्टर यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब है पहले जो 4 नंबर हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जल्दी बताओ, और दूसरे 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
ये कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट्स x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है अगर मैं नल लिखना चाहूं, अच्छा पहले ये बता दो चलो, नल ए की जो बेसिस है उसमें कितने वेक्टर्स होंगे? एक ही होगा ना, इसलिए कि एक ही नॉन पिवट है ना। x2 जो है वो फ्री वेरिएबल्स है ना, बस एक ही होगा। अब मैं लिखता हूं x को, मेरा x किसके बराबर होता है भाई? x1 x2 x3। यहाँ पे x1 किसके बराबर है भाई? 2x2, x2 फ्री है, एज इट इज लिखा जाएगा, x3 0 हो गया, क्या निकाल लूं कॉमन? x2 क्या बचेगा? 210। तो बेसिस ना लेके क्या हो गई? यही तो बेसिस है, बेसिस ऑफ नल ए इक्वल दिस 210। ठीक है, अब आप चाहे तो उसको वेरीफाई भी कर लें। कैसे करोगे वेरीफाई? बहुत आसान है। ये जो 210 है ना, आप इमेजिन करो ये यहाँ लिखे हुए 210, सही है। अब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, सब रो के साथ 0 आएगा। 2 और -2 0 हो गया, 4 एंड -4 0 हो गया, -6 एंड 6 क्या हो गया? 0 हो गया। हम वेरीफाई कर रहे हैं ना। अच्छा अब जरा एक और भी इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिएगा। 210 1 2 -3, सॉरी इसमें क्या आया था हमारा? v1 v2 v3, v1 स्पैन ऑफ 1 2 -3 एंड -3 6 9। क्या मतलब? यहां से पता चला ना कि b1 और p3 इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा क्या करूं फिर? नहीं लिखूं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं लिखना चाहिए, ज्यादती कर दी। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। ओके 3 6 9 1 2। अच्छा और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया है? 210। ओके मैं यही सोच रहा हूँ, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं देखें, एक मिनट, ये नहीं मेरे ख्याल से सही है। देखें आपने क्या लिखा है, ये x1 माइनस, ये तो यहां से आया है ना, इन नंबरों से बना है ना, 1 -2 0 से, x1 -2 x2 = 0। फिर x2 उधर चला जाता है ना, प्लस हो जाता है ना x2 उधर जाके। वो मैंने वेरीफाई भी तो कर लिया, ऊपर रखे 2 1 रख के मैं सबसे मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 आया ना, वो मैंने इसीलिए किया था ना। तो एक है 210। ओके चलें ठीक है, मैं कुछ रिलेशन सोच रहा था लेकिन शायद वो यहाँ वैलिड नहीं है, चले उसकी जरूरत भी नहीं है। ओके क्लियर हो गया जनाब ये। ओके अब ये जो स्लाइड है ना, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके के रिव्यू कर रही है। क्या कर रही है? रिव्यू कर रही है। ठीक है ना, बल्कि रिव्यू क्या करना है यार, अभी हमने दोनों काम कर लिए। जरा जल्दी से देख लो ये क्या लिखा हुआ है। 1 यही तो लिखा हुआ है, टू फाइंड ए बेसिस फॉर नल ए। क्या करना है? यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म A0 टू इक्विवेलेंट रिड्यूस रो। क्या लिखा है? रिड्यूस रो इकोलोन। ठीक है, यूज द रिड्यूस रो इकोलोन टू फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी ये वही फ्री वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना। ठीक है, द वेक्टर फाउंड इन दिस पैरामीट्रिक फॉर्म जनरेट ए सोल्यूशन विच आल्सो फॉर्म ए बेसिस। कॉल ए के लिए भी वही होता है कि आपने वो जो काम किया है ना, कि वो जो अपने रिड्यूस इकोलोन फॉर्म, तो कहता है बेसिस फॉर कॉल ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पिवट कॉलम्स ऑफ ए। ये 3 लाइनें आप ही पढ़ेंगे, आप ही के लिए पढ़ो। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट टू। ठीक है, सिर्फ बी से आइडिया लेना है, आइडिया लेना है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, या दूसरे लफ्जों में कौन से बीज आर इंडिपेंडेंट, उन्हीं के रेस्पेक्टिव वे उठा लेने आप। ओके जी, तो ये क्या था, कौन सा था ये आर्टिकल चल रहा? खत्म हो गया ना। चलें, इसका मतलब है अब क्या बचना है? 4.4 चलना है ना। तो ऐसा है, मैंने सोचा कि क्या रोज रोज मैं आपको दूं ये
चैप्टर 4 के बकाया आर्टिकल हैं सारे, ठीक है, एक उधर दे, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ चैप्टर 4। ओके, अब जरा एक हम, मेरे ख्याल है अब हमें जाना होगा, कहाँ जाना होगा, नया मतलब है पीडीएफ लेना होगा, विच इज 4.4, ठीक है। सो लेट्स गो एंड हैव ए न्यू वन, डॉक्यूमेंट, डिवाइस, डाउनलोड 4.4। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, इसमें होता यह है कि हम बचपन से मुराद है, जब से हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा ज्यादा जोर जो होता है ना इस पर होता है, किस पर, E1, E2 एटसेट्रा। इसलिए कि ये जो है ना बड़े सिंपल होते हैं ना। E1 क्या होता है, 1, बाकी सब 0 है। E2 क्या है, 0 1, बाकी सब 0 है। तो अगर मैं सिर्फ दो मतलब है कंपोनेंट वाले वेक्टर्स की बात करूं, तो मेरे पास जितने भी वेक्टर्स हैं ना 2 डायमेंशन में, वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 0 और 0 1। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो 1 0 0 1 है, ये बेसिस है। देखें, बेसिस में यही शर्त होती है ना कि जनरेट कर दे और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट भी है, जनरेट भी कर रहे हैं। ओके, अब यू आर बिल्कुल, यू हैव सेड वेरी राइटली कि वो जो मेंबर्स होते हैं ना वेक्टर्स के, वही वेट बन जाते हैं जब आप इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजें हो गई। एक तो ये हो गया कि ये वेक्टर इटसेल्फ है एक्स वाई, एक इसकी जो है ना वो मतलब है कंट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू E1 और E2 है। तो ये एज इट इज तो कहलाएगा वेक्टर, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस केस में दोनों सेम है ना। मतलब अगर मैं लिखूं 3 4, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 0 और 4 टाइम्स 0 1। मजे की बात है, अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ये वेक्टर कहलाएगा, गौर से सुनना। और ऐसे देखोगे ना इन नंबरों को, जो कि वही हैं, ये कहलाएंगे, ये भी एक वेक्टर फॉर्म करेंगे, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब उसको नाम भी देते हैं, इसको कैपिटल ई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल ई कहते हैं, राइट। यानी कैपिटल ई जो है ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड बेसिस विच इज 1 0 0 1, ऑलराइट। तो अगर मैं चाहूं तो मैं अगर इसका नाम मैं एक्स रखूं ना, इस वेक्टर का, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा एक्स और मेरा एक्स ई दोनों क्या है, सेम है। लेफ्ट का क्या मतलब है, द वेक्टर इटसेल्फ, लेफ्ट वाला एक्स, और राइट का मतलब क्या है, द कंपोनेंट्स आर मल्टीपल्स वेट्स ऑफ E1 एंड E2। तो लिहाजा वो फिर ई लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू ई। अब एक और सिनेरियो देखें, जरा गौर से देखिएगा, एक और सिनेरियो। फर्ज कर लें कि मैंने कहा यार ये 1 0 0 1 बचपन से देखता हूँ, बोर हो गया यार मुझको, मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं जरा कोई और डिफरेंट बेसिस के साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कर लो भाई। आपने फिर ये काम किया, आपने एक और बीटा लिया, B1 B2, और आपने कहा कि ये जो बीटा है, अच्छा सॉरी, इसको मेरे ख्याल इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, B1 B2। यानी एक और फॉर्म बेसिस ले ली हमने। बेसिस के लिए यही शर्त है ना कि जनरेट करे और इंडिपेंडेंट हो। तो फर्ज कर लें कि हमने हमने ये ले लिया, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, लेट B1 इज इक्वल टू
1 0 और B2 जो है वो 1 1। सही है। अब आप मुझे एक बात बताना, फर्ज कर लें कि यही मैंने जो है ना 3 4 उठाया। क्या उठाया? 3 4। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 1 1। तो मुझे बताओ कि 1 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और 1 1 को किससे? बेसिकली तो आपने ये काम करना है ना, इसको आपने लिखना है 3 4 अल्फा 1 0 प्लस बीटा 1 1, दो इक्वेशनें सॉल्व करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब तो आप थोड़े से मेच्योर हो गए ना, आप वैसे भी देख के बता सकते हो कि क्या अल्फा होगा और क्या बीटा होगा। देखिए पहले आसानी है कि आप पहले बीटा सोच लें, इसलिए कि यहाँ के जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना पहले का, वो 0 है, तो वहां पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पहले वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, सेकंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा ना, इसलिए कि 0 है। लेकिन मुझे 4 चाहिए, इसका मतलब है सेकंड वेक्टर 4 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, होना ही होना है, राइट। अब बैलेंस करके आप ये लिख दें, अल्फा -1 आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ से 4 आ जाएंगे ना, और हमें यहाँ पे 3 चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे -1 लिख दें। तो अब आप समझ गए ना कि 3 4 जो है वो x है। यहाँ पे वहां पे यहाँ पर x क्या है? ये तो बहुत पुरानी कहानी बता रहे हो। जब बेसिस की बातें कर रहे थे वहीं कह दिया था कि एक वेक्टर स्पेस की इनफिनिटली मेनी बेसिस होती हैं भाई। ये जो आपके पास है ना 1 0 0 1, यहीं से आप मिलियन बेसिस लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अपनी पसंद का कोई नंबर सोच लो, नॉन जीरो, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 0 0 1 से। फर्ज कर ले 10 सोचा, 10 0 0 10, ये भी बेसिस है। हमने कहा 10 तो बहुत छोटा नंबर, चलो बिलियन कर लो, बिलियन 0 और 0 बिलियन, ये भी क्या है? ये भी बेसिस है। तो बेसिस तो हमेशा ही क्या होती है? नॉन यूनिक होती है, राइट। अच्छा, अब मैं जो यहाँ पर वापस आ गया कि ये जो मैंने लिखा है ना 3 4 इज इक्वल टू -1 1 0 4, तो इसमें 3 4 तो x है, लेकिन ये -1 4 क्या है? ये है, नहीं इसी का नाम होता है ना कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कहलाता है ये। देखें जब तक अब स्टैंडर्ड बेसिस में थे ना तो x और xe बराबर होते थे, वहां लिखा हुआ है ना ओपन। लेकिन जब आप नॉन स्टैंडर्ड बेसिस में चले जाएंगे तो x और x भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। x तो है ना जो ओरिजिनल वेक्टर है, खत्म। अच्छा अब उसको भी छोड़ दें आप ये कहते हैं ना ओरिजिनल, आप कहते हैं आप डंडी मार रहे हैं। सर वो ओरिजिनल भी असल में एक बेसिस के रेस्पेक्ट ही है। कौन सा वाला बेसिस? 1 0 एंड 0 1। हाँ, लेकिन इसके अलावा अगर कोई होगा तो फिर x और x बीटा चेंज हो जाएंगे। बेसिकली क्या होगा x बीटा? सिंपल, आपने x को लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 b2, तो वो वेट्स जो हैं वो x बीटा होंगे। तो दोनों में समझ में आ गई ना बात कि क्या x बीटा है और क्या x है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही सब कुछ। अच्छा, इन सबसे पहले एक और भी काम करना था हमें। हमने ये जो काम किया है ना कि यहाँ पे -1 है, -4 है, हमने ये तो कह दिया कि बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होती, किसी स्पेस की मिलियन हो सकती है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं कन्विंस किया आपको कि अगर एक बेसिस आप फिक्स कर दें तो फिर वेट्स भी फिक्स हो जाते हैं। देखें अगर आप स्पैनिंग सेट से काम चला रहे होते हैं ना, तो वो जो वेट्स होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी। लेकिन जब आप बेसिस से काम करते हैं तो वेट्स जो है वो आगे पीछे नहीं होते। अगर -1 4 है तो बस -1 4 ही है, कोई और कॉम्बिनेशन ये नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्या? 3 4। इसको थोड़ी देर के लिए जरा प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है कि एवरी वेक्टर व्हेन गिवन अ बेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली वन वे। यानी वेट्स क्या होंगे? सिर्फ एक सर्टन सेट होगा, दो डिफरेंट सेट नहीं होंगे जो कि आप बेसिस से वेक्टर की तरफ ले जाएं। इसको प्रूफ कर लेते हैं थोड़ी देर की, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रूफ ये थ्योरम, यूनिकनेस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, वो ये कहती है कि अगर एक बेसिस बी है ना तो ईच वेक्टर एक्स इन वी देयर एग्जिस्ट, ये असल जुमला ये है, कौन सा? यूनिक सेट ऑफ स्केलर सच दैट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अच्छा, मैथमेटिशियन पता क्या करते हैं? वो कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि ये फजूल बातें कर रहे हैं, C1 C2 नहीं, इसके अलावा भी एक सेट है।
जो एक्स को प्रोड्यूस कर देगा। जी ठीक है जी। तो हमने थोड़ी देर के लिए सपोज किया कि नहीं यार, ये इसको कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हमने कहा भाई थ्योरम व्योरम गलत है, मैं तो कहता हूँ एक और भी रिप्रेजेंटेशन। चलो ठीक है भाई, एक और भी रिप्रेजेंटेशन है। अब एक काम करो यार, ये दो रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, पहली में से दूसरी को माइनस कर दो। लेफ्ट पे क्या मिलेगा, राइट पे क्या मिलेगा? एक और लिख लेता हूँ, बाकी फिर डैश डैश कर देंगे। C2 so on so forth। ठीक है, लेकिन अब जरा सोचो भाईजान, आपने क्या कहा है B1 और B2 को और B3 को क्या कहा है, इंडिपेंडेंट कहा है ना। अब आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है B1 B2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर ये B1 B2 B3 इंडिपेंडेंट है तो ये जो कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं ये क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ जीरो होंगे। आज पता चलेगा उसकी खास बात, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ये जीरो होंगे। यानी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अगला भी जीरो है। इसका मतलब है जिसको आप D1 कह रहे थे भाई वो तो C1 ही है, और जिसको आप D2 कह रहे थे वो क्या है, C2 ही है। तो लिहाजा थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। यानी वो जो हमने निकाले थे ना पिछले केस में -1 और 4, बस वही है और कुछ नहीं। अगेन जोर दे रहा हूं कि अगर बेसिस से काम कर रहे होंगे तो यूनिकनेस होगी, अगर आप स्पैनिंग सेट से काम कर रहे होंगे तो यूनिकनेस नहीं होगी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी आपको सेम वेक्टर क्या है जनरेट करके दे देंगे। ओके, तो ये होगी थ्योरम। अच्छा भाई डेफिनेशन क्या, हम तो बहुत सारा काम कर चुके हैं, अब डेफिनेशन में मसला ही नहीं है। फर्ज कर लें एक बेसिस दी गई आपको B1 BN, जैसे अभी ली थी हमने, क्या ली थी 1 0 और 1 1, ठीक है। सपोज कर लेते हैं x इन V है, फिर क्या कर रहे हैं, द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस B, या इसके दो नाम हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू दिस आर बीटा आर द वेट्स C1 C2 Cn such that x is equal to Cn। अब इस वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब वही है कि आपने x को लिया, आपने उसको लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 B1 B2, सॉल्व किया, C1 C2 C को कलेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बेहतर ये होता है, क्या कहलाएगा, बीटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू बीटा। और बाय डेफिनेशन x और xe क्या होते हैं, बराबर होते हैं बाय डेफिनेशन, राइट, ठीक है। ऑलराइट, और ये वेक्टर कहलाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू द b और बीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप में से किसी ने नहीं पूछा कि ये कर क्यों रहे हैं यानी कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, हर चीज का रीजन होता है ना। उसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा। आजकल तो ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं काम करती तो फिर हम उसको एक नॉन लीनियर स्पेस में ले जाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, अपना ओरिजिनल मैप को, ओरिजिनल फीचर को जो कि लीनियर होते हैं, आप एक नॉन लीनियर स्पेस में ले जाते हैं, मैप करते हैं। तो मैप इसी से तो आती है, इससे हैविंग ए न्यू बेसिस। ओके, ऑलराइट, तो चलें ना, अब एक काम करते हैं। क्या काम करना है भाई, समझ गए होंगे क्या काम करना है। कि अभी तक जो हमने काम किया है ना, बेसिकली हम तो ये सब कर चुके हैं, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये वही पुरानी कहानी है, ये कहानी तो पुरानी है ना, स्टैंडर्ड बेसिस। ये नई कहानी आ गई, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने B1 को 1 0 लिया था और B2 को 1 1 लिया था। यानी मैंने B1 को पुराना E1 लिया था, इसने B2 को पुराना E2 लिया है और B1 चेंज कर दिया है, ठीक है। अब कहता है, अच्छा देखिए, इसने पता क्या काम किया, इसने उल्टा काम किया। यानी इसने आपको कैलकुलेशन करके कह दिया है कि x बीटा 2 3 है, आप मुझे x बताओ। मैंने क्या किया था, x लेकर x बीटा निकाला था ना, इसने कैलकुलेशन कर ली है। आपको कह रहा है कि भाई देखो मैंने बड़ी
मुश्किल से एक्स बीटा निकाल लिया है, आप मुझे ओरिजिनल एक्स बता दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस केस में भी एक्स बीटा निकालूं। तो आप मुझे ये बता दें जरा, अभी इधर ना देखिएगा, इस बॉक्स में देखिएगा, मुझे अगर मैं एक्स को ये लूं 6.5 और मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे एक्स बीटा चाहिए, तो कैसे करोगे? जल्दी बताओ कैसे करोगे? वही करोगे ना जो अभी मैंने पिछली स्लाइड पे की थी। क्या करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट बताओ ना, कहां से शुरू करूं? सर 60 और 05। जी बोलो, क्या कह रहे हैं? सर 60 पहले में लिखेंगे। नहीं, इसको इस तरह से लिखेंगे ना, अगर आपने ये मालूम करना है तो पहले आप x को इस तरह से लिखो, C1B1 प्लस C2B2। यही C1 और C2 तो x बीटा फॉर्म करेंगे, समझ गए? यही C1 और C2 क्या फॉर्म करेंगे? x बीटा फॉर्म करेंगे ना। बस अब कर लेते हैं। अब x की जगह लिख दो 6.5, C1 बीटा 1 की जगह, B1 की जगह क्या लिख दो भाई? 3.1, और क्या लिखो भाई? C2 क्या लिखो? 0.1। अगेन आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अब आप जरा बालिग हो गए हो ना, अब आप वैसी जरा जबानी साल करो। इसमें देखें वही आइडिया है, पिछले केस में मैंने पहले C1 निकाला था, या मैं ख्याल C2 निकाला था, क्या निकाला? इस केस में क्या निकालोगे पहले? इसमें पहले C1 निकलेगा, इसलिए कि दूसरा कंपोनेंट 0 है ना। तो आप मुझे जल्दी से बता दो, इधर 6 नजर आ रहा है, उधर 3 नजर आ रहा है, C1 क्या होगा? 2 होगा। अब जब C1 2 हो गया तो आप C2 बता दो, 3। तो भाई यही तो लिखा है उसने यही तो लिखा है उसने ये पहले कैलकुलेट करके बैठ चुका है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा काम कर रहे हैं। हमने कहा हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया। देखिए, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के लिए आप सिस्टम सॉल्व करेंगे, ये वाला। लेकिन अगर कोऑर्डिनेटेड वेक्टर आ गया तो जनरेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ओरिजिनल वेक्टर जनरेट करने के लिए वापस इसमें वैल्यूज ही रखनी है ना आपने, C1 और C2 में। तो ये देखिए जनाब, अगर ये मेरा x बीटा है तो इसका मतलब है x कैसे जनरेट हुआ था? 2 टाइम्स द फर्स्ट B1 विच इज 3.1, और सेकंड क्या था? B2 यानी 3। अब इसको आप करके देख लें, यहाँ से आपके पास 6 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। और ये वही चीज लिख रहा है यहाँ पे। हमें पता है ना कि XE और X सेम ही चीज होते हैं ना। तो अब ये जबरदस्ती का x कैलकुलेट कर रहा है XE की मदद से, तो वही सिंपल होगा ना, वही जो बीटा में लगा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? 6 लिख दो। इसलिए कि 6-5 को अगर आप लिखोगे ना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1-0-0-1, तो वो यही आएगा 6-5। नहीं, जरा दोबारा से बोलो, क्या कहा आपने? आप इसकी बात करो ना कि ये बेसिस है। जो भी हम इस बेसिस से जनरेट करते हैं बीटा से, वो हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड से भी जनरेट होता है। आप खुद ही सोच लो यार, आपने उसी चीज को दोबारा अपने अल्फाज में पेश कर दिया है कि बेसिस 1 हो, 2 हो, 3 हो। क्या खास बात उन बेसिस की भाई? वो सबकी सब अपने पेरेंट स्पेस को जनरेट करेंगी ना। सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप एक बेसिस से चलते हैं, तो अगर आप एक्स बीटा से चलते हैं, वेक्टर वही है क्या? 6-5। इंट्रिंसिक कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक वेक्टर 6-5 ही है। लेकिन अगर आप बीटा बेसिस की टर्म में करोगे तो कोऑर्डिनेट वेक्टर 2-3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ई की बेसिस में चलोगे तो ये खुद अपना कोऑर्डिनेट वेक्टर भी है 6-5। ठीक है। ऑलराइट। हो गया। चलो भाईजान नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा हाँ, अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, वो आपको बता रहा है कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। ये जो लेफ्ट वाली चीज है ना, ये इस बेसिस के रेस्पेक्ट है। कौन सी बेसिस के रेस्पेक्ट है? ई के रेस्पेक्ट। क्या थी भाई ई आपकी? मैं चले E1 लिख देता हूँ, और क्या लिख देता हूँ? E2। ये अलग बात है कि E1 किसके बराबर था? 1-0, यही था ना। और E2 किसके बराबर है? 0-1। ठीक है। अच्छा, इधर वाली पिक्चर ले लेते हैं।
आपके पास बीटा क्या था, B1 एंड B2। B1 क्या था, किसी को याद है? B2 तो मुझे याद है 0 1 3 1 था ना, B1 3 1 था। ओके, हमारे पास जो वेक्टर चल रहा था वो क्या चल रहा था, 6 5, ये चल रहा था ना 6 5। तो जरा लेफ्ट की पिक्चर देख लेते हैं। आपने अगर इस ये असल में वही है, कौन सा, 6 5। अगर आपने 6 5 पे जाना है तो आप E1 के अलोंग 6 यूनिट चलेंगे, यही होता है ना, और E2 के अलोंग कितने यूनिट चलेंगे, 5 यूनिट, इसलिए कि वेक्टर ये है, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इधर देखें क्या हो रहा है। आप जो है ना, जब आपने 6 5 को रिप्रेजेंट किया था ना, तो उसका एक्स बीटा क्या आया था, हु रिमेंबर्स व्हाट वाज एक्स बीटा? 2 3 आया था ना। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है, अगर आप एक और चीज नोट करें, ये जो 0 1 है ना, ये दोनों में सेम है ना, इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम हो गए ना। ये वाला कौन सा हो गया आपका, B2 B2 हो गया ये वाला, ठीक है। और B1 क्या था, 3 1। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं ना, तो मुझे 3 1 पे जाकर ये निकलेगा, ये वही चीज है, ये मेरा क्या है, β1 है। अब वेक्टर वही है, थोड़ी सी असल में इनको ग्राफ जरा सही बनाना चाहिए था, कि वो जो वेक्टर नजर आ रहा है ना, वो उसके साथ ही होता तो अच्छा लगता। थोड़ी सी कहते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में आता है कि फिगर नॉट टू द स्केल, ठीक है, लेकिन है ये दोनों चीजें। अब अगर आपने यहां तक पहुंचना है ना, इस पॉइंट पर, तो देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर से देखें, 2 3। इसका मतलब है आपको 2 यूनिट जाना है अलोंग β1 एक्सिस, और 3 यूनिट जाना है अलोंग β2 एक्सिस, वहीं पहुंच जाएंगे जो वहां पहुंचे थे, राइट। सो इट इज a different direction, different scale, but end result is the same. अब अगेन फिर वही बात दोबारा आ रही है कि साहब क्यों करते हैं ऐसा भाई, ये क्या, इसमें क्या खराबी है? तो एक तो मैंने जवाब दे दिया था ना कि वही मशीन लर्निंग में या और बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें ओरिजिनल बेसिस इतनी पावरफुल नहीं होती कि हम काम कर सकें। एक सिंपल मिसाल लेता हूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, किस चीज की सर इक्वेशन है ये? अच्छा, अगर मैं 3 कर दूं, अब क्या बन गया, एलिप्स। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या बन गया, इसको हटा दूं तो पैराबोला। यही तो है ना कोनिक सेक्शन। मगर मैं अगर आपसे ये पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, अब क्या बोलोगे भाई? क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन वो जो 4 चीजें अभी आपने बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी बोली थी, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इसके बारे में भी तो कुछ इरशाद फरमाइए। नहीं समझ में आ रहा ना, है? नहीं समझ में आ रहा ना, असल में यही है कि जब आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, तो ये इस केस में जो है ना, इस किस्म की चीज बन जाएगी। अब समझ में आया, ये एलिप्स है नई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो ये इस केस में भी यूज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, टू ब्रिंग द क्वाड्रेटिक इनटू द फेमिलियर फॉर्म इन द न्यू कोऑर्डिनेट। ओके, चलेंगे आगे चलते हैं। अब हम जरा थोड़ा सा यानी अभी तक तो हम ये क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, ये रहा मेरा x, ये मेरा एक्स ई है, और ये मेरा क्या है, एक्स बीटा है। यानी ये 3 चीजों पे काम कर रहे हैं ना, x है, एक्स बीटा है। अच्छा, एक्स बीटा को फिर ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में डाल के, पता नहीं क्या वजह ब्रैकेट, हालांकि वैसे भी लिख सकते हैं एक्स बीटा। अच्छा, और फिर उसके बाद एक क्या था, एक्स ई। क्यों भाई, यही कहानी थी ना। लेकिन अभी तक हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन नहीं देखा कि अगर 2 बेसिस हैं तो आपस में कैसे रिलेट होते हैं, वो अब देख लें आप। आपको याद होगा ना, ये 2 3 कैसे जनरेट हुआ था, जरा सोच के बताइएगा। ये β1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, मैं ख्याल उल्टा कह दिया, मैं नहीं सही कहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये 2 3 ऐसे आया था ना। लेकिन उसने जनरेट क्या कर दिया था,
6. इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो आप ये लिख सकते हैं कि ये चीज असल में ये हो गई है XE इक्वल एक मैट्रिक्स जिसका नाम हम रख देते हैं PB P बीटा और ये बराबर हो गई X बीटा। देखें आप अलग अलग काम कर रहे थे ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 1 को, फिर 0 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 से कर रहे थे, लेकिन आपको बता दिया है कि यही जो काम कर रहे हो ना ये एक मैट्रिक्स और वेक्टर के तौर पे भी लिखा जा सकता है, तो वो हमने लिख दिया। तो जो मैट्रिक्स बनी है उसका पहला कॉलम क्या है B1 और जो दूसरा कॉलम है क्या है B2। तो मैं ये बता दूं ये लिखा हुआ भी है, देखेंगे ये फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास 2 है, यहाँ पर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो X बीटा था वो ये था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 बेसिस चल रही हैं, एक स्टैंडर्ड है, इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, यानी 2 आर्बिट्ररी नहीं है, एक स्टैंडर्ड है दूसरी नॉन स्टैंडर्ड है। तो जो नॉन स्टैंडर्ड की बेसिस है ना उसका आप एक मैट्रिक्स बना दें, उसका नाम रख दें आप P बीटा, और फिर P बीटा जो है वो XE और X बीटा को आपस में रिलेट करेगी। P बीटा को आप X बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो XE आ जाएगा। यहाँ पे जोर क्या दिया जा रहा है कि X बीटा से आप XE की तरफ गए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अब आगे लिखा हुआ है ना, अब ये जरा और से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ये यानी ये लिखा हुआ है ना, अब निचली लाइन पढ़ लो। वी कॉल P बीटा द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बीटा टू स्टैंडर्ड। इसलिए कि जब हम X लिखते हैं ना तो असल में XE ही होता है, सही है, फ्रॉम बीटा टू XE। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, ये वाली चीज जो है ना, ये वाली सॉरी, इसको इधर ले जाए तो इनवर्स हो जाएगा ना। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। ये जो PB इनवर्स है ये क्या कर रही है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर को नॉन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर में ले जा रही है। नॉन स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, बीटा, ठीक है। तो पहला वाला ये, तो PB क्या कहलाएगी, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम बीटा टू स्टैंडर्ड। और ये जो PB इनवर्स है ये क्या कहलाएगी, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम स्टैंडर्ड टू बेसिस B। भाई ये कह ले फ्रॉम स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड। ऊपर वाली क्या थी, नॉन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड। लेकिन वो नॉन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं वो फिर दूसरे मीनों में चले जाते हैं कि अब ये नॉन स्टैंडर्ड पता नहीं कौन सी खराब चीज आ गई इसीलिए वो नॉन का नहीं वर्ड इस्तेमाल करते, उसको बीटा कहते हैं, और जो ओरिजिनल है उसको क्या कहते हैं आप, ई कहते हैं। ओके, हाँ, नंबर 2 हो गया। कितना टाइम है हमारे पास, टाइम हो गया, मैं ख्याल यहीं तक रखते हैं इसलिए कि दूसरा सेक्शन भी यहीं तक हुआ था ओके जी, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक।